हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ आपके एक टॉपिक मैंने कल ख़त्म किया था, उसका जस्ट अगला टॉपिक जो था वो था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी सक्रिय पोटेशियम आयन की स्थानांतरण की क्रियाविधि हम देखेंगे। मैकेनिज्म यानी कि स्टोमाटा के ओपन होने या क्लोज होने में स्टोमेटा के ओपन होने या क्लोज होने में पोटेशियम आयन एक्टिव पोटेशियम आयन का क्या रोल है, यानी कि एक्टिव पोटेशियम आयन की वजह से कैसे स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि गार्ड सेल जो होता है हमारा, गार्ड सेल में क्या होता है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल में जो स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च का लाइट के प्रेजेंट में, गार्ड सेल में जो स्टार्च प्रेजेंट है, इस थियरी को या इस मैकेनिज्म को दो साइंटिस्ट दिए थे। एक फजीनो दिए थे 1959 में, लेकिन उसे जो है संशोधित किसने किया था, उसे संशोधित किया था आपके लेविट ने। ठीक है, तो लेविट के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो लेविट क्या कहते हैं कि गार्ड सेल में, ठीक है, लेविट के अनुसार ये जो गार्ड सेल है आपका, ठीक है, तो गार्ड सेल में जो आपका स्टार्च प्रेजेंट है, अब मैं स्टार्च का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का स्टार्च में कन्वर्जन की जो मैकेनिज्म, ये चीज़ आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज भी वही देखना है कि जब इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च का सनलाइट के प्रेजेंस यानी गार्ड सेल में प्रेजेंट स्टार्च का सनलाइट की उपस्थिति में ये स्टार्च का क्या होता है, जल अपघटन होता है, यानी कि जलीय अपघटन। जल के प्रेजेंस में स्टार्च का क्या होता है, अपघटन हो जाता है। और ये बात याद रखिए, ये क्रिया जो है दिन में हो रही है। कब? जब लाइट है, सनलाइट है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिका में उपस्थित स्टार्च के अणुओं का क्या होता है, जलीय अपघटन होता है। बात समझ में आ गई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिका में उपस्थित स्टार्च के अणुओं का क्या होता है, जलीय अपघटन होता है। अब जैसे ही उनका जलीय अपघटन होता है तो किसका निर्माण होता है, मैलिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड बन गया। अब भैया ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड क्या है, वियोजित हो जाएगा, इसका ये टूटेगा, इसका वियोजन हो जाएगा। अब जैसे ही मैलिक एसिड वियोजित होता है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये वियोजित होके मैलेट प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। चलो ठीक है, गार्ड सेल में स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हो गया, मैलिक एसिड बन गया। अब ये मैलिक एसिड जो आपको मिला, इसका भी वियोजन हो गया। किसमें वियोजन हुआ, हाइड्रोजन प्लस मैलिक आयन, मैलेट आयन में। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन प्लस मैलेट आयन में वियोजित हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे किसकी अमाउंट, यानी मैलेट एसिड है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन है। अब ये क्या है, गार्ड यानी कि रंध्र की सहायक कोशिका है। अब ये जो सहायक कोशिका है, इसमें हाइड्रोजन पोटेशियम आयन अधिक है और अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन अधिक है। अब हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया पता है, मैलिक एसिड जब वियोजित हुआ है तो उससे हाइड्रोजन आयन निकला है, मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिका से क्या करेगा, आदान प्रदान यहाँ होगा, यानी कि पोटेशियम आयन अंदर आएगा और हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा। देखिए, पोटेशियम का अंतःगमन और हाइड्रोजन का बहिर्गमन होगा। हाइड्रोजन यहाँ गार्ड सेल से निकल के बाहर चला जाएगा और पोटेशियम अंदर आता है। और जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आता है तो ये पोटेशियम आयन मैलेट जो मैलेट है उससे रिएक्ट कर लेगा, और उससे जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैलेट का निर्माण हो जाएगा। भैया अब हाइड्रोजन निकल के गया है तो पोटेशियम आया है, और जो पोटेशियम आया है वो किससे रिएक्ट किया है, मैलेट से रिएक्ट किया है। तो क्या बनाया है, पोटेशियम मैलेट, यानी कि अब आपके गार्ड सेल में कौन सा आयन है, पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब द्वार कोशिका जो है, यानी कि जो गार्ड सेल है, अब ये पोटेशियम आयन गार्ड सेल के वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल यानी जानते हैं किस में जाएगा, रिक्तिका में जाएगा।
अब ये जाएगा गार्ड सेल के रिक्तिका में, और जैसे ही ये गार्ड सेल के रिक्तिका में स्थानांतरित हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम आयन जो है बाह्य कोशिकाओं में इसका क्या होता है, परासरण हो जाता है। क्या होता है, परासरण, परासरण ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या है देखो, है ना, कि पोटेशियम मैलेट आयन जल, इसका क्या होगा, जल का परासरण द्वारा कोशिकाओं हुआ, ये पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन होता है। तो गार्ड सेल में क्या होता है, अमाउंट बढ़ेगा, जब वो बढ़ जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में एंट्री करेगा। अच्छा, गार्ड सेल में आ गया। अब उसके बाद जैसे ही गार्ड सेल में आया तो गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, और टर्जिडिटी बढ़ती है तो आपको पता है कि जब इसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी तो रंध्र हमारा क्या है, ओपन हो जाएगा, और जब रंध्र ओपन होगा तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वेपर के फॉर्म में यहाँ से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब देखिए दिखा रहा है ना, K+ आयन इन, K+ आयन अंदर आया, तो जैसे ही K+ आयन अंदर आया मैलेट से रिएक्ट किया तो पोटेशियम मैलेट बनाया, प्लस जैसे ही पोटेशियम मैलेट बना तो गार्ड सेल के क्या है, परासरण दाब क्या है, बाह्य कोशिकाओं का जो परासरण दाब क्या है होने लगता है, परासरण दाब समझ रहे ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी तुरंत गार्ड सेल में एंट्री करेंगे, है ना, गार्ड सेल में जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे तो ये क्या है, टर्जिडिटी बढ़ गई, टर्जिडिटी बढ़ना मतलब गार्ड सेल ओपन हो गया, गार्ड सेल ओपन हुआ तो वाटर क्या है, वेपर के फॉर्म एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये है आपके पूरे एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप दो चीज़ें भी जान गए कैसे, यानी वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे चेंजेस होता है, एक स्टार्च शुगर कन्वर्जन से, दूसरा पोटेशियम आयन के मैकेनिज्म, एक्टिव पोटेशियम आयन का जो स्थानांतरण है उस मैकेनिज्म से। ये दो कंडीशन है जिससे स्फीति दाब बढ़ता है और रंध्र खुल जाता है, रंध्र खुलता है तो दिन के समय ऑस्मोसिस होती है। बस सुनना ही। अब हम जो देखेंगे, अब हमारा ये हो गया आपके पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब हमारा जो है ये पूरा फिगर बना लीजिएगा, फिगर आप बनाएंगे प्लस ये साइकिल लिखेंगे, ये साइकिल आप लिखेंगे तो फिगर को अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन देखेंगे, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन वेपराइजेशन एंड ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज मतलब वाष्पन क्या है और वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो सबको पता है कि जो वाष्पोत्सर्जन है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, कार्यकी है, किसी लिविंग बॉडी के शरीर में हो रही है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और जबकि आपका वाष्पन क्या है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है, लिविंग बींग्स में होता है, केवल पौधों में। ठीक है, जबकि वाष्पन क्या है, ये सजीव और निर्जीव दोनों लोगों में होता है। ट्रांसपिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम स्टोमेटा होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन के लिए ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्लांट्स में टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में ताप नियंत्रण का काम करती है, जबकि वाष्पन की क्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, ताप नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर एक और प्रोसेस जान जाते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, ये प्लांट्स को सूखने भी नहीं देता है और प्लांट में नमी को भी बनाए रखता है, जबकि वाष्पन में क्या होता है, ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से पौधे को सुखा देता है। ठीक है, तो ये आपका दो टॉपिक आज हमने पढ़ा। अब ट्रांसपिरेशन और वेपराइजेशन अंतर, एक बार मेरे पॉइंट को पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक हम देखेंगे दो, इसके अलावा देखो ट्रांसपिरेशन वेपराइजेशन के अलावा आपको दो चीज़ें पढ़ना पड़ता है, एक गटेशन पढ़ना होता है, एक ब्लीडिंग पढ़ना होता है, यानी बिंदु श्रावण और रक्त श्रावण। बिंदु श्रावण क्या होता है, रक्त श्रावण क्या होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एक कोई अच्छा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बात करेंगे। थैंक यू।